ये एआई का टाइम है, डेटा साइंस का टाइम है, राइट? जो कोड आप सिखाओगे वो चैट जीपीटी या फिर दूसरे एआई टूल्स विद इन सेकेंड्स कर देते हैं। क्योंकि अभी जितना भी एआई का यूज केसेस है वो काफी प्रीमैच्योर है, पर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम है उस सब के लिए हमें अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है। ऐसा क्या अलग है जो बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलता और ये जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं वहां पे मिलता है? इन आईआईटीज you get a lot of social acceptance in India. So what programming Pathshala is all about? My vision is in life is not to make computer science engineers at all, but I want people to be confident about themselves, and that is where we define the vision statement of programming Pathshala is. Okay, you know, ये आइडिया आपके दिमाग में आया by looking at your batchmates की उनको जॉब चाहिए but जॉब मिलेगी अगर आपको कोडिंग आती है. Right. So programming Pathshala basically is about helping people to become great software engineers. So hi and welcome back to this another episode. और ये पॉडकास्ट हम जिनके साथ लेने वाले हैं उनका नाम है अनु. He's passed out from IIT BHU and while pursuing his engineering उन्होंने अपना खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट किया और वही जर्नी समझेंगे हम इस पूरे एपिसोड में. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ, जो अभी हमने डिस्कशन भी किया, बट क्वेश्चन पूछने से पहले मैं जस्ट चाहती हूँ कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें ताकि उनको भी आइडिया हो कि हम क्या एग्जैक्ट बात करने वाले हैं. Hi everybody, I am Anup Garg. I graduated from IIT BHU in 2015. Started a few ventures in the college, and then I got some confidence that I want to do some social enterprise. After that, I started programming Pathshala because I felt that need that people want to become engineers, become software engineers, and there was no skilling at that point of time in 2016. So we started there. I did my masters also in between, but now we are doing it full time programming Pathshala where we teach people how to become good software engineers. तो अनु, सबसे पहला सवाल है वो आपने स्टोरी हम सभी ने सुनी है जिन्होंने इंजीनियरिंग करने का सोचा है या की है. शर्मा जी का बेटा, राइट? एक होता है ना कि आपके टाइम पे तो और ज्यादा था. अब तो यू नो स्टूडेंट को पता है कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, पर पहले यही होता था कि या तो इंजीनियर बन जा या तो डॉक्टर बन जा, जिंदगी सॉर्टेड है, राइट? अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिल जाएगी, फिर क्या करना है? तो क्या आपका भी ये इंजीनियरिंग करने का डिसीजन फ्रॉम आईआईटी केम फ्रॉम योर फैमिली और इट वाज योर ओन डिसीजन? वेरी इंटरेस्टिंग. तो जब हम लोग 10th में पढ़ते थे तब तक मुझे ये था कि मुझे 11th-12th में कोटा नहीं जाना है, पढ़ने नहीं जाना है, पर आई सॉ कि मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड्स, सारे जो पढ़ने वाले लोग थे वो सब कोटा चले गए थे. तो आई वेंट इनटू अ लेटर बैच बिकॉज आई थॉट दैट ऑल द इंटेलिजेंट पीपल आर नॉट हियर. So if you have to become something, you have to follow the trend. So basically I went to Kota following the trend. And वहाँ पे to be honest एक ऐसा कल्चर है कि ऐसा लगता है कि IIT निकलेगा तो ही कुछ कर पाओगे. But I'll tell you, I have so many friends now from Kota who did not clear IIT JEE, did not go to tier 1 colleges, studied from very normal colleges, worked hard, and are doing far better. They are doing incredible things in life. So I have a lot of examples like this. So yes. मेरा एक और क्वेश्चन है. कोटा तो आप चले गए, आपने बोला आप ट्रेंड फॉलो करके कोटा पहुंच गए, राइट? तो ट्रेंड फॉलो करके तो वहां पे अभी भी हजारों लाखों बच्चे हैं जो हब बन चुका है एजुकेशन का, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, भले वो हम नीट की बात करें या फिर जेई की बात करें. पहुंचना, प्रिपेयर करना और क्लियर करना, ये दोनों ही बहुत अलग चीजें हैं. बिकॉज आईआईटी के लिए जो एग्जाम होता है जेई का, वो इजी एग्जाम नहीं है, राइट? इट्स अ वेरी टफ एग्जाम विथ टफ कंपटीशन बहुत ज्यादा है. इस साल जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मेडिकल की बात करूं, 22 लाख बच्चे से आप कम्पीट कर रहे थे. इंजीनियरिंग में भी 8, 10, 12 लाख बच्चा यूजुअली हर साल अप्लाई करता है. एंड यू हैव टू बी अमंग टॉप 1000 स्टूडेंट्स. शायद मैंने ये भी ज्यादा बोल दिया. अगर आपको कोई अच्छी ब्रांच चाहिए तो इससे भी कम रैंक आपकी होनी चाहिए इफ यू वांट टू गेट इनटू ऑल दीज कॉलेजेस. सो क्लियर करने की जर्नी, आई मीन हाउ इजी और डिफिकल्ट? बिकॉज जब तक आप बहुत जैसे अभी हम इससे पहले हम एक पॉडकास्ट ले रहे थे, फोकस, गोल क्लियर होना बहुत जरूरी है तो ही आप उसको कर पाओगे. तो when you got that clarity कि नहीं मुझे यही करना है और you find your way कि अच्छा ऐसे मैं करूंगा. To be honest, in my journey it was very different because I was never clear that I want to be an engineer or I want to study philosophy. So I was doing a lot of studying books, studying lot of other things also.
during my entire preparation journey. I was writing a lot of poems. So for me, that time was very different. But at that point of time, what I now feel is that if you are stress free, if you are not so obsessed with the outcome, because the entire ecosystem makes you very obsessed, makes you very feverish, makes you very restless about the outcome, that if this will not happen, then my life will be ruined. If you are able to let go of that, if you are able to put that anxiety aside and are able to focus on your effort, on what you have to study, on getting great at mathematics, chemistry, physics, and they are incredible subjects. To be honest, I feel that is a time where you actually gain depth into things. So that was a wonderful thing to have, because otherwise, be it in engineering college or be it for board exams, you don't gain that much depth in things. You do not study Erodo for physics, you do not study Halliday-Rasnik-Crane or those sort of things where you put your heart and soul into it. So I feel a lot more people need to get their focus back to effort and gaining depth in things rather than just being obsessed with the outcome. And that works. That worked for me also in a very different way, because at one point of time I felt, even if somebody tells me that this is going to ruin your life if you do not go to IIT, I am not going to accept it. I know I'll make my career. So that sort of mindset I had. So आपकी प्रिपरेशन हो गई, आपका एडमिशन हो गया, you went through counseling process, आप IIT BHU चले गए. वो 4 साल की जर्नी आप कैसे इलैबोरेट करोगे? साथ ही साथ उस जर्नी में आपने स्पेसिफाई किया दैट आपने इससे पहले भी कुछ स्टार्टअप स्टार्ट किए. तो हर स्टूडेंट जो आईआईटी गया है वो मेजरली इस माइंडसेट से जाता है कि अच्छा इंजीनियरिंग करूंगा, एक बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, हम एस्पायर कर रहे होते हैं गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, राइट, और भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो कोर फील्ड्स की होती है, और फिर उसके बाद पीसफुल लाइफ. पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है कि ठीक है अभी 4 साल है, अभी तो नहीं है, बट देन यू हैव टू, क्योंकि इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गेट देयर. सो वो जर्नी क्या थी एंड हाउ दिस आइडिया केम कि अच्छा मुझे अपना खुद का स्टार्टअप करना है, राइट? तो या मेरे लिए कॉलेज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही वाटरशेड मोमेंट रहा. मतलब लाइफ ने बहुत टर्न्स लिए उस टाइम पे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, सो इन द फर्स्ट ईयर आई रियलाइज्ड कि the way things are taught in college is very different from the way we imagine in coaching. When we are in coaching, we are taught very rigorously. In college, academics suddenly is very light, right? So there is not that much pressure of academics. Another thing that started happening with me was that I did not like the food there. I come from a family where people did not even eat onion and garlic. And in IIT BHU, what used to happen was that we used to have mess where non-veg and veg food was served together. So I had a lot of issue with it, and I was not able to eat properly because of it. So in my second year, I started an initiative called Sattvic Foods with 2 of my friends, where we took a place from college campus. We said we'll manage it, we'll do it, and we started serving food without onion and garlic. And I went door to door in the hostel asking for folks who want to have vegetarian food. So I got some 24 people in my second year. I started a pure vegetarian food facility, and I myself used to take care of the entire folks who will make the food, the ingredients that they'll use. So the quality of food became so good that everybody used to come. So it became very big. Around 500 people used to eat in 3 branches of Sattvic Foods before I graduated from the college. So it became a big thing. With that, I gained some confidence that I'll be able to handle something which will be able to survive and which will also have a larger purpose. So in that time, I had a lot of clarity around that if I'll not be able to do something which has a larger purpose, which has a larger vision to it, or an ability to expand, I'll not be happy. I'll not be happy in a normal job. So I did not even sit for placements in college. So in that time, we used to have 200 rupees fees for registering for training and placement portal. So I used to tell my friends, 200 रुपए लगेंगे, 200 रुपए में मैं तुम सब लोगों को चाय पिला सकता हूँ. तो I did not even bother about campus placements at that time. And I was honestly very fearless about jobs because my family was also very supportive. They were like, okay, you figure out what do you want to do. So I did not have that much pressure also. And I did not take peer pressure from beginning.
मेरा एक और क्वेश्चन है, हम बहुत सारे दूसरे भी कॉलेजेस हैं, हम इंडिया में हर साल लाखों बच्चे इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, ऐसा क्या डिफरेंट है आईआईटीज में? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टार्टअप्स फंडिंग के लिए भी जाते हैं, तो इवन इन्वेस्टर्स हैव दिस कि ठीक है आईआईटी का है या फिर आईएम का है तो यू नो प्रेफरेबल है, तो ऐसा क्या अलग, आई मीन यू हैव एक्सपीरियंस दैट 4 साल की जर्नी, आपको क्या लगता है ऐसा क्या अलग है जो बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलता और ये जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं वहां पे मिलता है? बिकॉज पढ़ाई की अगर हम बात करें तो यू नो फैकल्टीज मेजरली सभी जगह अच्छे मिल जाते हैं, बट क्या ये फैकल्टीज ही है या कुछ और है? I think there are a lot of things and it differs from people to people on what affects them most. But for me, the first thing was that the kind of people that you stay around. If there is a bunch of 100 people in your branch, somebody will be doing something great in machine learning, somebody will be studying sustainability, somebody will be going to US. So everybody is aspiring to take their next leap. So that way your peer group is very aspirational. And if you will see, even in terms of jobs, people are raising that bar. Second thing I feel is that in IITs you get a lot of social acceptance in India. So you have a lot more leverage to do experiments. For an example, for myself, I see is that it gives you an innate confidence that if you are an IIT graduate, then you have a certain leverage over, I can sit for a year idle and say that, I'm exploring what to do next. Why? Because people will not question me that, oh, he is intelligent, he'll do it. But if I'm from a normal college, then you say, oh, he's wasting his time. So I think there is a lot of leverage that you get because of the social acceptance of that tag. And you're able to experiment more. You get a lot of confidence about yourself. So peer group, your self-confidence increases. Third thing, what happened particularly with me was that I was able to find very good people there in terms of professors, in terms of mentors. So our college director, Professor Rajiv Sangal, he was the founding director of IIIT Hyderabad before coming to IIT BHU, and he was my mentor. He was like a friend to me. So I got to learn a lot from people like them. Professor Sandeep Pandey, he was a Magsaysay awardee, and people whom we had a lot of discussions at dinner, discussions in night walks about life, about philosophy. So, and people with different ideas about life, about studies, about what should one do. So that actually broadens your horizon. You are not just focused on कि यार end of college Google निकालना है. So I think that is very myopic view about life. So I think that 3 things differed in my experience of 4 years. Peer group was very, very good. I felt very confident about myself and I was able to do experiments. And third thing is I got a lot of advice, lot of perspective from people who were very eminent. एक और क्वेश्चन जो मैंने शायद नहीं पूछा, आपकी ब्रांच क्या थी while pursuing? My branch was mining engineering. Okay. Which I did not like at all. हाँ, तो अगेन ये भी एक चीज है कि आप माइनिंग से आपने इंजीनियरिंग की और यू स्पेसिफाइड दैट उसी टाइम पे आपने प्रोग्रामिंग पाठशाला भी स्टार्ट कर दिया था व्हिच इज रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, राइट? सो मतलब ये ट्रांजिशन, और आपने फिर माइनिंग ली ही क्यों जब आपको वो लगा कि ये मुझे एक्साइट नहीं कर रही है? So when you clear IIT, at that point of time, you usually do not have any perspective about what branch to choose. Most of the people in India choose computer science these days, but in our time in 2011, there was not even much awareness about what to choose, computer science, electronics. All elderly people will say, go for mechanical. So I chose whatever was the best possible for my rank. And I was excited about Banaras, that I'll be staying in Banaras and I'll be able to explore the spirituality there. So I did not even bother that I want to be a mining engineer or I don't know what sort of engineer I want to be. After graduating, what happened? I was not planning to get into a job, but people in my branch, so one of my friends, Tata Steel came to campus to recruit people. And he could not clear Tata Steel. He was a good, eligible guy. And he took so much stress of it that he was not able to behave sanely. So then I realized that for some people, job is so much more important. So I went to one of my juniors. He had a pre-placement offer from Amazon, Vivek, who is now my co-founder. That can you help these guys learn some computer science, because 90% of companies which are visiting the campus are looking for software engineers. All of you have 2-3 offers. And our folks from mechanical, mining, civil, ceramic, chemical, they are not able to get even one job. Your median salary is 40 LPA. Our median salary is 6 LPA.
and there was a huge difference there. So I asked them that, can you take some workshops? So we started doing these free workshops at the name of Programming Pathshala for our juniors, for everybody else who wants to get into software engineering job. So that is where this idea of Programming Pathshala started. The goal was to bring people back from this state of मेरा क्या होगा, मेरी तो जॉब नहीं लग रही है, and that was very depressing for a lot of people. So that is where we started. I do not know programming till now, so I don't know software engineering till now. There are people who teach. I know it, like I know computer science tenets and everything, but I cannot write a code. Okay, fine. तो एक और क्वेश्चन ये आया कि ठीक है, ये आइडिया आपके दिमाग में आया बाय लुकिंग एट योर बैचमेट्स की उनको जॉब चाहिए, बट जॉब मिलेगी अगर आपको कोडिंग आती है, राइट? एंड आपने वर्कशॉप कंडक्ट की, एंड देन यू थॉट ऑफ, तो फिर ये इसको एज फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप करियर की नहीं, मुझे यही करना है, राइट? एंड मुझे इसको इन रियल एक बिजनेस करना है, ये कैसे आपने डिसाइड किया? To be honest, I was not sure. I and Vivek, when we started with it, Vivek already had a pre-placement offer from Amazon, and it was a good offer. Like, it will take a lot of risk appetite to leave that offer at that point of time after graduating. We were invited to a university in Punjab called Lovely Professional University in 2016, asking that Amazon is visiting our campus and can you help them prepare? So we taught there for 15 days just for fun, because we had summer vacations and we had graduated from college and we had nothing to do. So we just went there out of curiosity that, let's see what happens. So we taught some 150 kids and 24 of them cleared a coding round of Amazon, and that was for the first time, and 9 of them got placed at Amazon. And that was happening for the first time in their university. And these people believed that they'll hardly be able to get a 2.53 LPA job, and they were able to crack 30 LPA jobs. So these people were in tears, like those who cracked it. And a lot of them came from families who probably mortgaged their land to pay the fees of a college, or for them even 5-6 lakhs was a good amount of money. So I felt that how skilling can help people become confident about themselves. So that was a eureka moment for us. So when we did it for the first time, even college, university used to tell us that even if you get 1% into Amazon, that will be a big deal. And we were like, we are not sure, we'll do our job. So 9 of them went cracked it, and they were very grateful, and we realized how confident now they are now. One of them even left Amazon after 6 months to do a startup. So I was like, wow. So then we realized that when people are skilled, when people are able to learn things in the right way, then they feel self-confident, and then they are able to live at their full potential. So that was a eureka moment. So honestly, my vision in life is not to make computer science engineers at all, but I want people to be confident about themselves, and that is where we define the vision statement of Programming Pathshala is. So आपने किस साल अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की? 2019? मैंने 2015 में मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट की। 2016 में ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जैसे LPU वाला एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर और कॉलेजेस में एक्सपेरिमेंट शुरू किए। ये शुरू हुआ, उसके बाद विवेक जॉइंड Amazon. I was exploring, traveling, doing these workshops, a lot of other things also. In 2018, I went to UK for doing my masters. In 2019, I came back. आपने जो UK में मास्टर्स किया वो किस कोर्स में था? मेरा UK का मास्टर था टनलिंग एंड अंडरग्राउंड। ये भी काफी यूनिक स्पेशलाइजेशन है। तो यही स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन क्यों? मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आप एक जगह वर्कशॉप्स भी कर रहे थे, राइट? जिस फ्रेंड के साथ आप वो वर्कशॉप आपने इम्प्लीमेंट करना चालू किया था, वो ऑलरेडी अमेज़न चला गया था। आप मास्टर्स करने यूके चले गए थे, एंड तो आई मीन क्या रहा था एग्जैक्टली? Honestly, in that time, I did not have a lot of clarity, but I was passionate about environment, that I want to do something around sustainability. And I had studied mining engineering, and mining engineering and sustainability are, usually, particularly in our country, are very opposite things to do, because mining is usually environmental, harming that way. So I wanted to make use of that knowledge into building something which is sustainability, which is pro sustainability. So that is why I thought ki I will do tunneling and underground structures, and probably help urban population to travel through metros and build that.
I think there is no course in India even now, except one in MIT Pune probably, for tunneling underground structures. And I studied that because I thought it's very unique. And honestly, I was very, very intrigued by the curriculum there, by the way it was taught, and it was very interesting for me there to learn that. When I was finishing that course, even in midway, Vivek, who is my co-founder now, he called me up in March saying, I'm leaving my job, I want to teach full time. Okay. So when I came back in 2019, I asked him to stay put for a few months. And then we got a contract. We got a contract from one of the leading edtechs to build their curriculum. They were venturing into education for the first time. So we built their curriculum on a contract. Vivek left his job. So after finishing my master's, I also came back. And then we started it full time. Okay. So what Programming Pathshala is all about? So Programming Pathshala basically is about helping people to become great software engineers. The vision that we started with is that, you know, anybody who becomes great at their skills with a certain outcome, they are able to become confident about themselves. So that is where we stand for. As of now, we teach software engineering and all the allied fields. So because people who are able to become great software engineers are able to make a good life for themselves and are able to contribute to the innovations happening today. जब भी आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, बहुत सारी चीजें हैं. आई मीन ठीक है, यू नो, आपका जो को-फाउंडर है उसको कोडिंग आती है, राइट? वो उसको पढ़ा सकता है. बट जब हम बिजनेस की बात कर रहे होते हैं, हम स्टार्टअप की बात कर रहे होते हैं, यू नीड टीम, आपको फंड्स चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं. तो मतलब हाउ डिड यू स्टार्टेड कि ठीक है, यू नो, उसने अपनी जॉब छोड़ी, आपने सोचा आपको फुल टाइम करना है, तो वो इनिशियल फेज क्या था आपके करियर का? क्या, कैसे आपने डिसीजंस लिए, क्या डिफिकल्टीज रही? So when I was doing my masters in UK, Vivek said that I want to leave the job, and I came to Hyderabad. I flew down from London to Hyderabad to course him that he should continue his job before I finish my masters. And the day I was sitting with him to basically tell him that, you know, you should continue your job for at least 6 months, I got a call from one of our distant friends who is also who owns an education startup. So he got his first funding, and he said that you guys teach so well, why don't you build a curriculum book for us? So I took it as a nature's sign that, you know, he wants to leave his job and he wants to give us this contract. So that is where we got a 6-month contract with them to build their first curriculum. So we did that for 6 months. From that we got our initial seed money, and we knew that we will be able to survive for a year about with this, and we should be able to experiment with it, and we'll be able to, you know, sustain through it. So from that 6 months effort, we got some money, and then we started with it. Of course, there was a lot of learning during COVID, post-COVID, and education edtech has also gone through a entire curve of ups and downs from that. Like in the COVID, edtech industry bloomed up, and then of course it receded, and now it is becoming pretty much stable. So we also had our own set of learnings through it. Yeah. एक और क्वेश्चन है, यूजुअली हम देखते हैं जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, या फिर इवन आप फ्रेंड का आप बता रहे थे जिसको फंडिंग नहीं मिल गई, तो थॉट प्रोसेस यही होता है कि ठीक है, आइडिया दिमाग में आया, हमने थोड़ा बहुत एग्जीक्यूट किया, एंड नाउ वी विल गो टू इन्वेस्टर्स बिकॉज हमको इसको यूनिकॉर्न बनाना है. राइट. हम डिस्कशन कर रहे थे, आप बूटस्ट्रैप्ड हो, आपने अभी तक कोई फंडिंग नहीं ली है, तो क्या आपके दिमाग में था कि यू हैवंट रीच्ड आउट टू इन्वेस्टर्स? आपने नहीं सोचा कि ठीक है, मुझे इसमें इन्वेस्टर्स लाने चाहिए, पैसा आएगा तो मैं, यू नो, ज्यादा तेजी से ग्रो कर पाऊंगा और एक्सपैंड कर पाऊंगा? So a lot of people start from bootstrap journey and then go to investments. A lot of people start with a sort of this mindset that, you know, they'll do some experimentation, they'll find some proof of concept and go to investors. In our case, we were always trying to find out that, you know, what greater good can be done, and then how to find a better product market fit. If you'll see this entire edtech industry of tech education, which is into upskilling, even entire edtech industry, they have not been able to find the right product market fit. And to be honest, be it the biggest of players with billions of dollars, or be it the smallest of players with
very small setups, everybody is trying to find a product market fit that way, that what can scale. So for a long time in the early years, I was not very confident about, even if I get a lot of money, then what will be the right fit to scale it. Because I always felt that, like particularly in upskilling at X, you have to see that there is a glass ceiling of GDP. You cannot create a lot more jobs just by skilling. So in tech upskilling, there is a certain glass ceiling that there are this limited number of jobs. Of course, there are a lot of advertisements around, 1 million data scientists will be hired. All of this is just advertisement, but you have to see it in the terms of what percentage of growth GDP is having. And that is an easy marker for it is that there was a time when Accenture, TCS, these companies were growing 25% year on year. Now these companies are growing 4% year on year. So if you will see that the market is saturating and you cannot create infinite jobs. So this hypothesis that even if somebody is skilled, they'll get a job, that is not right in its holistic spirit. So you have to basically either build a company which skills people in a lot of dimensions, like you are making chefs also, you are making people, software engineers also, you are making, so you have to have a lot of horizontal spread there. So I think that we were not able to be clear with that how much we can spread and how that different domains will function. So I think the day now when I see it, I see that now that can be done, because people have also moved on from the euphoria of online education, that online education can change a lot of things. Of course, there is a scale part of it, but there is an impact part of it which reduces in online education. So in offline setup, you can have a lot of horizontal spread around skilling. So there, of course, you can go into a venture investment part of thing. पर अगर हम प्रोग्रामिंग की भी बात करें तो आई थिंक देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म जो हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं. इवन कॉलेजेस में भी दे हैव सेपरेट सेल जो उनको प्रोग्रामिंग सिखाता है. तो ऐसा क्या डिफरेंट है कि अगर कोई स्टूडेंट उनकी जगह प्रोग्रामिंग पाठशाला पे आता है तो उसको मतलब ऐसा क्या यूनिक मिलेगा कि उसका Amazon में या जो भी ड्रीम कंपनीज वो एस्पायर कर रहा है वहां पे वो जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एजुकेशन के साथ इंडिया में, you will see thousands and thousands of people studying computer science right now. But the fundamental problem is that people who are teaching it in colleges, people who are teaching it at different places, they are just teachers, because the day they become great software engineers, they'll be paid much more in a company, right? So anybody who is great at computer science is not teaching. So the fundamental problem is lack of great teachers in computer science. So right now, if you see it across colleges, there are no great teachers of computer science in colleges. Like we are doing a lot of faculty development programs also, and the skilling of teachers and making good teachers is very hard, because the moment somebody becomes great at computer science, then he'll do a 40 LPA job, not a teaching job, which is very lowly paid in India. So the problem of the baseline of this entire education problem is lack of teachers who are great at what they are teaching. Because if they become great at software engineering, then they'll be doing a far better job. So there is a lot of issue with how it is being taught in colleges. In colleges, usually you do a lot of theoretical thing, lot of PPTs, lot of those sort of things. But companies and industry want something else altogether. They want people to have great problem solving skills, great system design skills. Those sort of things are not taught in colleges because the curriculum is very old, and it is taught in a way that you can just pass the exams, but not basically an industry interview. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे स्पेसिफाई किया कि आपको उस टाइम पे नहीं लगा कि अभी फंडिंग के लिए जाना चाहिए, अभी आपको लगता है दैट आप ऑफलाइन में इसको स्प्रेड आउट कर सकते हो बिकॉज आप अपस्किल कर रहे हो लोगों को. बट अभी जो टाइम है ये AI का टाइम है, डेटा साइंस का टाइम है, राइट? जो कोड आप सिखाओगे वो चैट GPT या फिर दूसरे AI टूल्स विद इन सेकेंड्स कर देते हैं. बहुत सारी कंपनीज ने इवन वेव ऑफ भी किए हैं जैसे ही AI चैट GPT इंट्रोड्यूस हुआ है, बिकॉज बहुत सारा काम ऑटोमेट हो गया है. तो आप वहां पे कहाँ स्टैंड आउट
कैसे करोगे? इसकी दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि जो एआई है वो कितना मैच्योर हो गया है टू मेक इट यूज। अभी एक कंपनी है डेवरेव, उनका टैगलाइन है एआई दैट वर्क्स। क्योंकि अभी जितना भी एआई का यूज केसेस है वो काफी प्रीमैच्योर है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग इन 2-3 सालों में ऐसे बहुत सारे यूज केसेस आ जाएंगे, जिससे कि जितने सपोर्ट के जॉब्स हैं, टेस्टिंग के जॉब्स हैं, डेटा एनालिस्ट के जॉब्स हैं, बिकॉज एसक्यूएल क्वेरीज एआई अच्छा लिख सकता है। हाँ, तो ये जो मैनुअल टास्क है वो काफी खत्म हो जाएंगे। पर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम है, जो कुछ भी सोचने का, दिमाग लगाने का काम है, जिसमें कुछ भी नया बनाना है, उस सब के लिए हमें अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है। तो एक एस्पेक्ट इसका ये है कि जो आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की या फिर कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स की जरूरत है, वो और ज्यादा एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है। क्योंकि जो पहले मान लीजिए एक कंपनी में 5000 लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते थे, तो 2000 लोग इंजीनियर होते थे, 2000 लोग सपोर्ट के लोग होते थे, और 1000 लोग कुछ और करते थे। लेकिन अभी सपोर्ट के लोग चले जाएंगे। इंजीनियर्स में भी बहुत सारा काम, कुछ ऐसे टूल्स आ गए हैं जिससे आपका कोड लिखने का स्पीड, कोड को टेस्ट करने का स्पीड बहुत तेज हो जाता है। तो जो 5 लोग कर रहे थे वो अभी 2 लोग करेंगे, तो वो भी बढ़ गया है। तो इसीलिए ऐसे इंजीनियर्स की जरूरत होगी जो बहुत अच्छे हों। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि एआई में आपको और ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत है टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट। दूसरी चीज है ऑफलाइन एक्सपेंशन की एजुकेशन में। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिर्फ ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ तो मैं पढ़ा दूंगा। एजुकेशन एक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। जो कोर प्रॉब्लम है एजुकेशन का, जो मुझे भी बहुत बाद में समझ में आया, वो है कि हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट इट। मतलब इतने सारे लोग हैं, मेरे यूएस के कुछ फ्रेंड्स हैं जो एआई को आने के बाद बोलते हैं कि हम पर्सनलाइज्ड चैटबॉट बना देंगे पढ़ने के लिए, जो भारत के गांव-गांव में लोग पढ़ेंगे। वो सब अच्छा है, लेकिन उन गांव-गांव के लोगों तक आप पहुंचोगे कैसे? तो एजुकेशन का जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। वो पढ़ाने का प्रॉब्लम या प्रोडक्ट का प्रॉब्लम इतना नहीं है। तो अभी भी आप देखोगे एडटेक स्टार्टअप्स में वही सक्सेसफुल है जो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से बिल्ड कर पा रहे हैं, जो ट्रैक्शन अच्छे से लेके आ पा रहे हैं। तो ऑफलाइन एक्सपेंशन से ये होता है कि ट्रस्ट बढ़ जाता है, जो एक्सपीरियंस होता है वो होलिस्टिक हो जाता है, वो इमर्सिव हो जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन में जब वो करियर डिफाइनिंग जो चीजें हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है या फिर कुछ और भी पढ़ना है जिसमें बहुत इंटेंस एफर्ट चाहिए, वो जो है वो काफी लोनली जर्नी हो जाता है लोगों के लिए। इफ समबडी इज जॉबलेस और उसको 6 घंटे 8 घंटे पढ़ना है, तो अगर वो एक ऑफलाइन सेटअप में पढ़ने जाता है तो उसके लिए वहां पे उसके जैसे लोग हैं, उनसे वो डिस्कशन कर सकता है, तो वो काफी आसान हो जाता है ना। तो मुझे लगता है ऑफलाइन सेटअप विद वेरी गुड इंटीग्रेशन ऑफ ऑनलाइन लर्निंग विल बी द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ओके, तो एक और ये मेरा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट का कि सिंपल सी चीज, आपने ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट कर लिए, अभी भी आपके पास एक कुछ कस्टमर्स का अट्रैक्शन है, जैसे आपने बताया यू स्टिल हैव 1000 स्टूडेंट्स, और वैसे भी स्टूडेंट्स जो हैं बहुत सारे कॉलेजेस में हैं, वो सारी कंपनीज जो एस्पायर कर रहे हैं वो निकाल भी रहे हैं वो कंपनीज। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आपके स्टूडेंट्स और आपका जो करिकुलम है जो आपने बिल्ड किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो कितना डिफरेंट है, कितना इम्पैक्टफुल है? बिकॉज हम हर चीज आज के टाइम पे मॉनिटर करते हैं विद रिजल्ट्स, राइट, व्हाट यू आर एबल टू डिलीवर, राइट। आपकी रैंक कितनी आएगी तो आपको इतना कॉलेज मिलेगा, हम डिसाइड करते हैं कौन कितना अच्छा इंजीनियर है, उसका पैकेज कितना है। जैसे आपने बोला ना कि आप एलपीयू गए तो आप उन बच्चों के लिए 5-6 लाख, क्योंकि वो जिस कॉलेज से उस हिसाब से नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। कोई बंदा आईआईटी गया तो एक्सपेक्ट कर रहा है 30-40 लाख का पैकेज। तो क्या डिफरेंट है, क्या रिजल्ट्स हैं, और आप कैसे एक्सपैंड करोगे? मतलब तो अभी हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसको हम बोलते हैं टेक फेलोशिप प्रोग्राम। तो हम उसमें क्या कर रहे हैं कि लोग हमारे एक कॉर्पोरेट स्पेस में, एक ऑफिस जैसे स्पेस में आकर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं। तो अभी जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं यूजुअली उनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो अभी हम ये कर रहे हैं कि ये लोग हमारे यहाँ सिर्फ एक क्लासरूम में नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर उन्हें पढ़ा रहा है और 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, वैसा सेटअप नहीं है। अभी ऐसे है कि एवरीबडी कम्स, देयर इज अ स्क्रम लाइक यू हैव इट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्म्स, और वहां पे
लोग फिर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और ये प्रोजेक्ट्स रियल कंपनीज के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे शिपरॉकेट के प्रोजेक्ट्स हैं, फार्मली के प्रोजेक्ट्स हैं, ब्लू स्मार्ट का प्रोजेक्ट है। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये लोग शुरुआत में करते हैं और उससे ये उनका टेक स्टैक भी सीखते हैं। अगर किसी कंपनी का गोलैंग और एंगुलर जेएस है तो वो सीखते हैं। तो ये 6 महीने ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हम कर रहे हैं। तो उससे ये होता है कि बाय द टाइम यू ग्रेजुएट आप एकदम इंडस्ट्री के लेवल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार कर देते हैं। तो वो जो हैंड्स ऑन लर्निंग वाला पार्ट है वो कॉलेजेस में अभी बहुत मिसिंग है, या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वाला पार्ट है वो कॉलेजेस में काफी मिसिंग है। तो हम अपने यहाँ जो अभी इनकलकेट कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि अच्छा आप 3 महीने या 6 महीने के लिए हमारे यहाँ आओ, हम आपको रियल प्रोजेक्ट्स करने के लिए देते हैं, हम आपको सुबह पढ़ाते हैं और आप शाम को वो प्रोजेक्ट्स करो। तो बाय द टाइम आप जो अपना प्रोग्राम फिनिश करते हो तो आप उसमें उन प्रोजेक्ट्स में उनके टेक स्टैक में इतने अच्छे हो जाओगे कि दीज कंपनीज विल बी एबल टू एब्जॉर्ब यू। तो अभी जो हम ऑफलाइन सेटअप में जो बना रहे हैं वो हम ऐसा बना रहे हैं कि जहाँ पे लोग इट्स लाइक अ लॉन्च पैड। और ये जो आप ऑफलाइन सेटअप प्लान कर रहे हैं ये भी बूटस्ट्रैप प्लान कर रहे हैं और ये अभी बूटस्ट्रैप्ड है बट वी वांट टू स्केल इट और हम लोग इसके लिए अब हम फंड रेज के लिए शुरू करेंगे। ओके फाइन। सो whatever last statement you wanted to give to the audience, क्या आपके suggestions हैं? बहुत सारे students देख रहे होंगे, right? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एस्पायर करते हैं मुझे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना है, वो भी आपके इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप क्या मैसेज क्या देना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है जितना मेरा अभी तक का टाइम हुआ है कि in life success is not determined by one chance. You did not get into IIT, it's okay. You did not get a certain branch, it's okay. You did not get that plum job, it's okay. पर जो ग्रिट और परसेवरेंस होता है ना कि लगे रहना है और सिंसियरिटी होता है, तो मुझे लगता है कि 2-3 चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं कि भाई जो मुझे मिला है उसको मैं अच्छे से करूंगा और मैं लगा रहूंगा, मैं छोड़ के इधर उधर नहीं भागूंगा। तो चीजें एक टाइम पे फ्रूटिफाई हो जाती हैं, एक टाइम पे उसका फल मिल ही जाता है और लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो सक्सेस इज नॉट अ वन टाइम थिंग, इट्स मतलब लाइफ गिव्स अ लॉट ऑफ चांसेस, तो डोंट गेट बोग्ड डाउन। अभी रिसेशन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास जॉब्स नहीं थे और वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी में एग्जाम देकर 3 बार ट्राई किया, फेल हुए और अभी वो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में बहुत अच्छे अच्छे रोल्स पर हैं, तो और कहीं ज्यादा इम्पैक्टफुल काम कर रहे हैं। तो लाइफ में देयर विल बी फेलियर्स, देयर विल बी सक्सेस, एबिलिटी टू विदस्टैंड थ्रू इट, उसको अपनी क्षमता के साथ ले पाना और उससे आगे बढ़ पाना, ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। तो मुझे ये बात लगती है कि निराश होकर नहीं बैठना है कि अरे मेरा कुछ नहीं हो रहा है। So I think that's all about this podcast, right? And definitely, you know, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी एस्पायर कर रहे हो, whether it's computer science engineering, whether it's getting into Google, everything is possible irrespective of their college. But उनको सिर्फ ये पता होना चाहिए that वहाँ पहुँचने के लिए what are the right skill set जो उनको चाहिए, और अगर वो उनके पास स्किल्स हैं तो किसी भी जगह पे हो, हम बहुत सारे ऐसे इवन न्यूज भी देखते हैं कि कैसे कॉलेज है पंजाब में जिसका नाम किसी ने नहीं सुना और वहां से बच्चा जो है वो गूगल में प्लेस हो गया। हाँ, राइट। तो पॉसिबल है, बट वो पॉसिबल करने के लिए यू रियली हैव टू अपस्किल योरसेल्फ। और एक और मतलब लास्ट मेरा थॉट प्रोसेस है कि इसके लिए एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज होने की जरूरत है, बिकॉज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसमें दैट इज कि अभी भी हम वो एजुकेशन में जो रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री में वो बहुत दूर है और हम वो पढ़ रहे हैं सिर्फ बेसिक लेवल पे, जिसको जब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इट विल नॉट वर्क आउट। हाँ, क्योंकि एजुकेशन अपने यहाँ हमारे देश में इंडस्ट्री से पीछे चलता है। आइडियली होना क्या चाहिए, एजुकेशन का काम है टू क्रिएट न्यू नॉलेज, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन का काम है रिसर्च करके टू क्रिएट न्यू नॉलेज एंड टू मूव अहेड ऑफ इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री के आगे चले, इंडस्ट्री रिसर्च पेपर्स को इम्प्लीमेंट करे, तो इंडस्ट्री पीछे चले, एजुकेशन आगे चले। हमारे यहाँ क्या होता है, इंडस्ट्री कहीं आगे है और एजुकेशन बहुत पीछे है, तो वो सिस्टम उल्टा है। जब तक हमारे इंस्टीट्यूशंस रिसर्च नहीं करेंगे, न्यू नॉलेज क्रिएट नहीं करेंगे और इनोवेशन के हब्स नहीं बनेंगे, वो संभव ही नहीं है कि हम वो मैच कर पाए। ओके, थैंक यू।